हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली है फॉर महात्मा गांधी विद्यापीठ स्टूडेंट जिनका अभी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम ड्यू है। तो आज हम लोग पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे एंड 2019 एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। बट पहले हम लोग डिटेल में पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। रीज़न बीइंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम क्वेश्चन पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, कितने मार्क्स का पेपर आएगा एंड सो ऑन। तो हम लोग आज सारी डिटेल्स पे बात कर लेते हैं, कंप्लीट पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2019 का डिस्कशन कर लेंगे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में बच्चों को इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ जगह ये चीज़ मेंशन की गई है कि क्वेश्चन में हमारे पास जर्नल स्टडीज़ भी पूछता है 50% का, या कह लो करंट अफेयर। ये पूछता था बट बिफोर 2018 के पहले का जो पेपर पैटर्न था उसमें क्या था कि हमारे पास जर्नल स्टडीज़ या करंट अफेयर 50% कवर करता था एंड बाकी बीकॉम का जो हमारा सिलेबस है वहाँ से 50% कवर करता था। बट फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स उन्होंने पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया एंड फॉर 2020 भी हमारा सेम पेपर पैटर्न रहेगा। हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि पहला हमारा पूरा 100% जो पेपर कवर करेगा वो है बीकॉम सिलेबस। हमने जो भी सब्जेक्ट्स बीकॉम में पढ़े हैं सिर्फ उसी से क्वेश्चन एग्जाम में कवर करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे MCQs एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब हमें सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने हैं। क्लियर? अभी एग्जाम डेट एमकॉम एंट्रेंस की अनाउंस नहीं की गई है बट स्टिल अक्टूबर 2020 में ही एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम होना है। अब देखो, बीकॉम सिलेबस में भी अब तुम लोग पूछोगे कि मैम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो नो डाउट यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं करेंगे। आपको सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स पढ़ करके जाने हैं जो बीकॉम में आपके कवर किए हुए हैं एंड बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने एंड कवरेज किस चीज़ की है, सिंपली आप बहुत ही बेसिक टॉपिक्स पढ़ो, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको पढ़ करके जाना है, कोई बहुत डिटेल स्टडी नहीं करनी है। बट आपको सारे सब्जेक्ट्स की कवरेज करनी होगी। बट कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनकी कवरेज आपको पहले कर लेनी चाहिए, हम उनके बारे में बता दें। तो पहला तो नो डाउट हमारा अकाउंट्स है, क्योंकि इसे मान करके चलो कि एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आएंगे एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस अकाउंट से कवर किए हैं। दूसरा लॉ है, देन इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिजनेस मैनेजमेंट, नेक्स्ट ऑडिट। अगर इन 5 सब्जेक्ट की बात करें तो ये 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस की कवरेज हुई है 2019 के क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, स्टार्ट से एक भी क्वेश्चन की कवरेज नहीं हुई एंड टैक्स से आप लोग देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन की कवरेज हुई है। तो ओवरऑल मेरा ये सजेशन होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ करके जाओ, बट ये सारे सब्जेक्ट्स आप पहले प्रायोरिटी वाइज पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से कवरेज ज़्यादा मार्क्स की होगी। मान करके चलो कि ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके ऑन एन एवरेज आपके 60 to 70 क्वेश्चंस की कवरेज तो एग्जाम में होगी ही होगी। एंड टैक्स से भी हमने बताया कि 2 to 3 क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे। तो ओवरऑल पेपर पैटर्न में कुछ भी नहीं है, सिंपली आप बीकॉम सिलेबस पे फोकस करो। दूसरा, 100 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स ईच एंड तीसरा, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 2019 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो चलो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये एमकॉम 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनी इज व्हाट मनी डज was said by which economist? But obvious F.A. Walkers, that is D। इनका नाम पूरा नहीं लिखा है बट होगा F.A. Walkers। ये सारे क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, इसमें कुछ भी डिस्कशन वाला नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बैंक डू नॉट इंक्लूड। बैंक की ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें बैंक को बेनिफिट नहीं होता? कॉल मनी में होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में भी होगा एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है तो जितना डिस्काउंट पे वो बिल देगा उतना बेनिफिट हो जाएगा किसका? बैंक का। सेम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ में भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। बट अगर हम लोग बात करें कैश रिजर्व की, तो जो कैश बैंक रिजर्व करके रखता है, बैंक अपने पास बचा के रखता है,
क्या उस पर उसको कुछ भी इन रिटर्न मिलता है? नहीं, तो उस केस में वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? द SBI ऑफ इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें कि किस कैटेगरी में है? पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट, अच्छा, एक और सब्जेक्ट जो हम नहीं बताए हैं वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली वो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही माना जाता है, बट आप लोग का एक अलग सब्जेक्ट था मनी एंड बैंकिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंट्रेंस पेपर जो हमने एनालिसिस किया है, एक अकाउंट्स, दूसरा मनी एंड बैंकिंग, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की एग्जाम में कवरेज हुई है। क्लियर? तो मनी बैंकिंग भी आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर लेना, जिनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1881? अवध कमर्शियल बैंक, दैट इज बी। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं एंड क्वेश्चन पेपर का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बना हुआ है फॉर MCOM एंट्रेंस एग्जाम, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, नरसिम्हम कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर 1991। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्रेडिट क्रिएशन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और ओनरशिप ऑफ अदर बैंक्स, बट ऑब्वियस बी, दैट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट, एल्टन मेयो इज नोन फॉर, एल्टन मेयो की बात कर रहा है, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज बी। नेक्स्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंपनी आर कंटेन्ड इन द, बट ऑब्वियस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इंटरनल वर्किंग, और इंटरनल वर्किंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें बेसिकली कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट, बिजनेस रिलेट्स टू इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरी सर्विसेज और ऑल, बट ऑब्वियस ऑल, क्योंकि बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में सारी चीज़ें आती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज सिंगुलैरिटी ऑफ। अब यूनिटी ऑफ कमांड में बेसिकली रूल यही होता है कि आपको एक बॉस को ही फॉलो करना होता है, दैट इज वन बॉस का वहाँ रूल होता है। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुपीरियर। नेक्स्ट, बजट इज़ अ टूल फॉर, बजट बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जनरली हम लोग घर में भी बजट बना करके चलते हैं ना, कि अगर हम लोग मंथली बजट की बात करें, सबने अपने घर में देखा होगा कि एक मंथली बजट बनता है जहाँ पे हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि इस पूरे मंथ का हमारा खर्चा कितना होगा। लेट्स से अगर हमने पूरे मंथ का खर्चा बजट बनाया है 10,000 का, तो उस 10,000 के बेसिस पे ही हम पूरे मंथ में खर्च करते हैं। एंड अगर हमारा बजट बना है तो हम उसको अपने एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर पाते हैं। लेट्स से हमने बजट बनाया था 10,000 का और एक्चुअल में हमारा खर्चा हुआ 12,000 का, तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है जिसको हम नेक्स्ट टाइम कम कर पाएंगे। तो सिंपली बजट हम लोग इसीलिए बनाते हैं सो दैट हम उसके बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस कर सकें एंड कहीं ना कहीं एक्चुअल से कंपैरिजन भी उसी के बेसिस पे होगा। अगर आपका कोई बजट ही नहीं है तो आपने कितना खर्चा किया और एक्चुअल में आपने कितना खर्चा किया उसको आप किससे कंपेयर करोगे? किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो बजट बेसिकली हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग भी कर पाए एंड प्रॉपर अपने एक्सपेंसेस की कंट्रोलिंग भी कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इफ्को इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इफ्को का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो इसका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से ही पता चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बेटा? न्यू दिल्ली। लर्न कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट, इन कंपैरेटिव टर्म्स द स्कोप इज वाइडेस्ट इन केस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। बट ऑब्वियस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम लोग कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें,
कंपेयर करें तो कहाँ पे स्कोप ज़्यादा होगा, तो बट ऑब्वियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हमारे पास स्कोप ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एट अ टाइम डील करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे हम सबको पता होगा कि सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, अगर समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस में अगर बदले में हमें कंसिडरेशन ना भी मिले तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं कि लेट्स से हर किसी ने देखा होगा कि फैमिली में जो एक विल तैयार होती है, उस विल के तहत अगर मान लो किसी एक फैमिली मेम्बर ने दूसरे फैमिली मेम्बर को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, तो क्या दूसरा फैमिली मेम्बर पहले फैमिली मेम्बर को कुछ रिटर्न में दे रहा है? नहीं दे रहा है। बट ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसको हम क्या मानते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और कल को वो प्रॉपर्टी सेकेंड वन की ही मानी जाएगी। क्लियर? तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये तो एक्सेप्शन का पार्ट है। अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये भी हम बताए हैं। अग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये भी एक्सेप्शन का पार्ट होता है। एंड नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सेप्शन ना हो, सारे के सारे एक्सेप्शंस थे किस रूल के? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द सेल बाय ऑक्शन मे बी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू। ऑक्शन मतलब क्या होता है? हम सब ने मूवी में देखा है कि बेसिकली ऑक्शन मतलब जब किसी चीज़ की नीलामी होती है, बोली लगती है। देखो ना, हैमर जब 3 बार गिरता है, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, हम सब ने मूवी में देखा होगा, तो वो हमारा ऑक्शन है। दैट इज़ किसी चीज़ की नीलामी या बोली लगना। तो वहाँ पे जो सेल है वो किस प्राइस पे नोटिफाइड की जाती है? रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, a document issued by a railway company acknowledging receipt of goods is known as but obvious railway receipt. Next, consideration in India may be present only, past only, future only. D, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस किसके चल रहे हैं? लॉ के। और उसके पहले क्वेश्चन चल रहे थे मनी एंड बैंकिंग के। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द अग्रीव्ड पार्टी। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ होती है, एक होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी। अब कंडीशन टूटने पे आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, एंड वारंटी के टूटने पे आप सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। क्लियर? तो लिखा है अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसको नुकसान हुआ है, हैज़ टू पे द प्राइस। उसको प्राइस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन तोड़ी गई है। अब जैसे अगर मान लो हम एक कार परचेज़ करे थे और इस शर्त पे परचेज़ करे थे कि ये हमें टूरिंग पर्पस के लिए काम आएगी, दैट इज़ घूमने फिरने के लिए, ठीक। और बाद में हमें पता चला कि ये कार नैनो कार है, तो क्या ये टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी है? नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हुई है, क्योंकि अगर आप एज अ बायर अपनी कंडीशन बताते हो सेलर को और सेलर उस बेसिस पे कोई सजेशन देता है, तो उस केस में अगर सेलर की बात जस्ट करेक्ट नहीं हुई तो आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो एंड अपना पूरा का पूरा प्राइस क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले ही पता चल गया कि कंडीशन टूट रही है तो आपको प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स और कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, बट ऑब्वियसली कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, कि वो गुड्स एक्सेप्ट ही ना करे। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी बायर इज एट लिबर्टी टू। अब देखो होगा क्या कि लेट्स से ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने बोला हमको आपसे 100 यूनिट्स परचेज करनी है और ए ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है ये 100 यूनिट्स हम आपको आफ्टर 5 डेज आपके बिजनेस प्लेस पे सेंड कर देंगे। अब ए ने 100 यूनिट्स की जगह 120 यूनिट बी को सेंड किया, तो बी के पास क्या ऑप्शन है? बी अगर चाहे तो ये पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, बी चाहे तो इसमें से सिर्फ 100 एक्सेप्ट करे और 20 रिजेक्ट कर दे, या बी चाहे तो ये पूरा का पूरा 120 रिजेक्ट कर दे। तो देखो रिजेक्ट द होल ये भी ऑप्शन है, एक्सेप्ट द होल ये भी ऑप्शन है, एंड एक्सेप्ट द क्वांटिटी एज ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट ये भी ऑप्शन है। दैट इज डी, डू एनी ऑफ द अबव। अब यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे वो लॉ के थे एंड इसके पहले हमने बताया कि मनी बैंकिंग के क्वेश्चंस थे। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंट्स एंड कॉस्ट।
देखेंगे। विच इज़ द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। हम यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है बाई साइड। तो ये बेसिकली क्यों करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से, दैट इज़ डी। और मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमने 10 रुपये का रेवेन्यू बुक किया है तो इस 10 रुपये को अर्न करने के लिए अगर हमारा 5 रुपये का खर्चा है तो वो भी हम बुक में बुक करेंगे सो दैट हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आ सके। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कॉस्ट फॉर्मूला परमिटेड अंडर AS2 फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 ही वैल्यूएशन परमिट की गई है, फर्स्ट है फीफो और दूसरी है वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ देखो आंसर दिया है फीफो, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंडर हायर परचेज सिस्टम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बायर ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ असेट अकाउंट टू। अब कह रहा है हायर परचेज सिस्टम में अगर आपने जो बायर है अगर उसने किसी भी एक इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट की, पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में होगा क्या कि जो हायर वेंडर है वो असेट बायर से छीन लेगा, तो बायर को नो डाउट असेट रिटर्न करना पड़ेगा। तो बायर क्या करेगा कि अपने असेट अकाउंट को जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ क्लोज करके दिखाएगा? प्रॉफिट लॉस, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस उसका ज़रूर होगा। अब मान लेते हैं कि अगर उसका असेट दिख रहा है 10 लाख का, तो हायर वेंडर कभी भी 10 लाख पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 8 ही लाख पे एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा? लॉस। किसका? बायर का। और बायर को तो लॉस होना ही है, रीज़न बिंग कि उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, तो लॉस भी किसका होना चाहिए? बायर का। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ असेट द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड असेट इज क्रेडिटेड टू। सिंपली कह रहा है कि अगर हम असेट बेचे ना बल्कि असेट के बदले असेट खरीद लें, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? असेट खरीदते टाइम एंट्री करते हैं असेट टू कैश। बट जब असेट के बदले असेट दे रहे हैं, तो लेट्स से 10 लाख का असेट तुम लोग खरीद रहे हो, उसके बदले जो पुराना असेट दे रहे हैं उसकी वैल्यू है लेट्स से 2 लाख और हमें पेमेंट करना पड़ रहा है 8 लाख का। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो अमाउंट रियलाइज्ड हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड असेट उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? बट ऑब्वियस असेट अकाउंट में। दैट इज आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ। अगर हम बोनस शेयर की बात करें तो जनरली ये किससे इशूड हो सकता है? फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व की अगर बात करें तो इसमें है ए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट, after declaration amount of interim dividend shall be deposited in a separate bank account within। डिक्लेरेशन के बाद कितने दिन के अंदर अंदर इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो उसी साल डिक्लेयर होता है और उसी साल पे किया जाता है। बट फाइनल डिविडेंड क्या होता है कि 1 साल पहले डिक्लेयर किया जाता है और अगले साल हम उसका पेमेंट करते हैं। तो अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उतना अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है विद इन 5 डेज। नेक्स्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ। अब देखो अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स पे लॉस हो रहा है तो नो डाउट ये कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस तो है नहीं, तो डी तो सी तो कट ही गया। क्लियर। और उसके अलावा हम इसको किस तरीके से शो करेंगे? बेसिकली हम इस कैपिटल लॉस को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते रहेंगे ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर। नेक्स्ट, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2012, B retired and the new profit sharing ratio between A and C decided to 3:2. कौन रिटायर कर रहा है? B रिटायर कर रहा है। On March 2012, there were reserves of firm 24,000। किस डेट की बात कर रहा है? मार्च 2012 की, जब तक B था। B कब रिटायर हो रहा है? मार्च के बाद। द रिजर्व विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज। हम सबको पता है कि रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें या प्रॉफिट की बात करें तो ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, चाहे एडमिशन का टाइम हो चाहे रिटायरमेंट का टाइम हो। तो यहाँ तो बी था ना मार्च 2012 में, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 24,000। तो इस 24,000 को हम किस में बांटेंगे? तीनों पार्टनर्स में, दैट इज ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो आंसर हो जाएगा बी। ए को 12,000, बी को 8,000 और सी को 4,000। कैसे वो भी देख लो। 24,000 है, ए को कितना मिलेगा? 3/6, बी को कितना मिलेगा? 2/6 और सी को कितना मिलेगा? 1/6। कैलकुलेट करके देख लो। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन टेक्स इनटू अकाउंट द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। मतलब जहाँ पे हम लोग परसेंट से
परसेंट को यूज़ करते हैं, किसी इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियस एन्युटी मेथड। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया है 90,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 25,000, ड्राइंग्स दी है एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें। ओपनिंग कैपिटल प्लस जो भी नेट प्रॉफिट है माइनस नेट लॉस प्लस अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर माइनस ड्राइंग्स, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये होगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल। तब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल तो दिया ही है 1,25,000, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया है 90,000, नेट लॉस नहीं दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है 25,000 और ड्राइंग्स दी है 35,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट। निकाल लो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आएगा। ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 45,000, दैट इज सी। नेक्स्ट एक्स परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ ए फॉर ₹60,000, ये 60,000 है। In place of cash, he discharged the purchase consideration by issue of equity shares of ₹10 each at 20% premium. Find the number of shares to be issued. आपने 60,000 का एक रनिंग बिजनेस परचेज किया और इस रनिंग बिजनेस के बदले आपने उनको कैश नहीं दिया बल्कि अपने कंपनी के को शेयर्स दिए। तो शेयर्स कितने दे रहे हो ये नहीं पता, बट कितने रुपीज़ के दे रहे हो? 10 + 20% ऑफ 10 रुपीज़, दैट इज़ 12। तो 12 रुपये का एक शेयर है, तो 60,000 रुपये आपको पे करना है और एक शेयर आपका 12 रुपये का है। 12 रुपये कैसे? 10 रुपीज़ + 20% प्रीमियम। तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 5,000 कि अगर हम उनको 5,000 शेयर्स दे दें 12 रुपये ईच का तो अल्टीमेटली कितना पेमेंट हो जाएगा? 60,000 का। तो आंसर होगा ए 5,000। अब देखो तब से हम लोग अकाउंट्स के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पहले भी बोला कि अकाउंट से मान करके चलो कि 15 क्वेश्चंस की कवरेज होगी। नेक्स्ट, when shares are issued to promoters, which account should be debited? अगर प्रमोटर्स को आप शेयर इशू कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि गुडविल को हम डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करते हैं? गुडविल अकाउंट को। नेक्स्ट, अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज बाय बायर। अगर बायर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है और उसके साथ नोट दे रहा है तो वो कौन सा नोट होगा? डेबिट नोट। और अगर हम गुड्स रिटर्न करते तो उस केस में हम उनको क्या देते? क्रेडिट नोट। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो कॉस्ट के क्वेश्चन है यहाँ से, तो कॉस्ट भी कवर किया है विद अकाउंट्स। तो वैसे हमने प्रायोरिटी बेसिस पे कई सारे सब्जेक्ट्स बोले थे, बट हमने ये भी बताया है कि आपको ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ करके जाने हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है। हाँ, ये है कि स्टैटिस्टिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आए इसलिए हमने बोला कि वो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल्स बजट। सेल्स बजट कौन सा बजट होता है? फंक्शनल बजट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस पूछे तो उसको हम कहते हैं वेरिएंस, दैट इज ए। वेरिएंस मतलब ही होता है डिफरेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ऐसा कब होता है बेटा? जब आप अपना वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ही रहे हो बट साथ ही साथ आप अपना फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लो और आप एक भी रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ना करो। मतलब आप इतना पैसा अर्न कर रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बट ऑब्वियस आप कवर कर ही रहे होगे, बट अगर आप किसी सिचुएशन पे फिक्स कॉस्ट भी कवर कर ले जाओ, बस इतना ही पैसा कमा रहे हो कि फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लो, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ना आपको कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो उस केस में हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होता है? बराबर होता है। इसका पूरा जो एक स्टेटमेंट बनता है वो कैसे बनता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। तो हमने कहा कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हम इसको कवर कर ले, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा और ये कितना आएगा? 0। तो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जितना आपका खर्चा एक्चुअल में हुआ आपने उससे ज़्यादा रिकवरी कर ली। मेरा पॉइंट क्लियर है? एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 10,000 का और हमने जो ओवरहेड अब्जॉर्ब किया है, ओवरहेड रिकवर किया है वो है 12,000। तो ये प्रोसेस है किसका? ओवर अब्जॉर्प्शन का। तो उसके लिए व्हेन द अमाउंट अब्जॉर्ब्ड इज मोर देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सही है। इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट बढ़ाएगा। रीजन बीइंग 10,000 की जगह आपने 12,000 अगर रिकवर किया है तो अपने कस्टमर से उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 2,000 ज़्यादा
चार्ज किया, दैट इज आपने कॉस्ट को बढ़ा दिया, एंड ओवर अब्जॉर्ब ओवर इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, बट ऑफ इस टोटल कॉस्ट से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज एज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ। हमेशा याद रखना कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं वेरिएबल को एंड फिक्स्ड को, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को अलग मानते हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर तुम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। क्लियर? वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि वेरिएबल और फिक्स के बेसिस पे। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हमारा डिसीजन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे होता है। तो यहाँ डिफरेंस दोनों में क्या होगा? वेरिएबल ओवर इट, दैट इज बी। नेक्स्ट, इफ मिनिमम एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 8 days and 12 days एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इज 40 units and 70 units रिस्पेक्टिवली, देन द रीऑर्डर लेवल विल बी। देखो, रीऑर्डर लेवल को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक विद सेफ्टी स्टॉक एंड एक विदाउट सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन में हमारे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया है तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो जब ये विदाउट सेफ्टी स्टॉक है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 12 दिन, और मैक्सिमम यूसेज रेट कितना है? 70। तो सीधे आंसर हो जाएगा 70 इंटू 12, दैट इज 840 यूनिट्स। आंसर होगा बी। अब देखो, यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था क्लास 11th में, वही चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय गोसेन। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें, हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट होता तो आंसर क्या होता? रिमेन कांस्टेंट। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो ये हमेशा आउटपुट के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आंसर होगा सी, डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। ये बनता है ना इस तरीके से ग्राफ। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट से क्लोजली इसमें से कौन सा कॉस्ट रिलेट करता है? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, फिर से मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट हो गया, तो मिक्स किया है सब कुछ। द यूजर ऑफ विच कार्ड बिकम्स अ बोरोअर ऑफ द बैंक? क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप सारी चीज़ें क्रेडिट पे ले रहे हो, दैट इज उधार पे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो गए? आप बैंक के बोरोअर हो गए। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो नो डाउट आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा होगा, तभी आप यूज़ कर पा रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स बाय अ बैंक? बैंक से फंड लेने की बात हो रही है। शेयर कैपिटल हम किसको इशू करते हैं? पब्लिक को। डिपॉजिट्स बैंक से होता है, बोरोइंग बैंक से होता है, ओवरड्राफ्ट बैंक से होता है। तो इसमें कह रहा है कि इज नॉट अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स, फंड्स ऑब्टेन करने का कोई सोर्स ना हो, तो आंसर क्या होगा? ए, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखोगे तो ऑडिट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट क्या है? कंट्रोल का पार्ट है, दैट इज सी। नेक्स्ट, ऑडिटिंग विच इज टेकन अप व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर रेडी इज कॉल्ड। जब फाइनल अकाउंट्स रेडी हो जाता है तो कौन सी ऑडिट होती है? पीरियोडिकल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और इरेगुलर ऑडिट। ए, पीरियोडिकल ऑडिट। When accounting work is distributed among the staff members in such a way that the work done by one person is independently and automatically checked by another person, the system is called internal audit, internal check, test checking or continuous audit. But obvious internal check? इंटरनल चेक में क्या होता है कि बेसिकली इंटरनल चेकिंग होती है कि जो आप काम कर रहे हो वो काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन उसको चेक कर लेता है। ऑटोमेटिकली वो दूसरे पर्सन के थ्रू चेक हो जाता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है। Next, the statutory auditor is duty bound to review the managerial process and procedures, prepare the final accounts of the company in accordance with the provisions of the company law। ये सब उनकी ड्यूटी नहीं होती ऑडिटर की। Submit a report to the members of the company, यही उनका काम होता है। Verify physically the various assets of the company, उनका काम होता है कि सब चीज़ को फाइनलाइज करके एक रिपोर्ट बनाए और कंपनी के मेंबर को वो रिपोर्ट हैंड ओवर कर दें। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट इज डन
to help management in declaring dividend, to stop capital erosion, to reduce cost of production or to guide in price fixation. But obviously हम internal audit जो basically करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा? cost reduction के लिए, जो कि दिया है C में to reduce cost of production. Which of the following is known as backbone of auditing? backbone की बात करें तो simply vouching. अगर vouchers हमारे पास available होंगे तभी proper auditing हो सकती है. Next, the remuneration of a company auditor is fixed by the managing director, the shareholders in a general meeting, the Institute of Chartered Accountants of India or the Government of India. But obvious B, अगर कंपनी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन की बात करें तो वो कौन फिक्स करेगा? जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स फिक्स करते हैं. नेक्स्ट, अब यहाँ तक देखो क्वेश्चन तो हमारे पास किससे रिलेटेड थे? ऑडिट से. अब हमारे पास फिर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं मनी एंड बैंकिंग से. नेक्स्ट है द बैंक हैज़ टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन कैश रिजर्व एंड टोटल एसेट्स नोन एज. अगर कैश रिजर्व एंड टोटल एसेट के बीच में हम लोग बात करें तो हम लोग मेंटेन करते हैं SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड मार्केट इज रिलेटेड विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नेक्स्ट, लैंड डेवलपमेंट बैंक मेक अवेलेबल लोन टू फार्मर्स फॉर. फार्मर्स को हम हमेशा किस तरह का लोन देते हैं? लॉन्ग टर्म, दैट इज C. नेक्स्ट, द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज. पब्लिक सेक्टर में SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया? नरसिम्हन कमेटी. ये भी देखो अब इकोनॉमिक्स पे ही हम लोग चल रहे हैं, मतलब ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है या इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है हम लोग वहाँ पे हैं, तो ये भी हमारा बीकॉम सिलेबस का पार्ट है. एंड हमने जब स्टार्टिंग में भी बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डील करने, तो हमने उसमें इकोनॉमिक्स बता दिया था. तो इकोनॉमिक्स माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी को भी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं. वॉट इज अ बेस ईयर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट नेशनल इनकम इन इंडिया? 2011-12, दैट इज D. नेक्स्ट, करेंटली व्हाट इज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? अगर इंडियन इकोनॉमी में बात करें और वो भी करेंटली, तो अभी तो 58% चल रहा है और वही आपके एग्जाम में भी पूछेगा. नेक्स्ट, हु पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSO. ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, इसमें कुछ भी डिस्कस करने जैसा नहीं है. अकाउंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, कॉस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, एंड अभी आगे इनकम टैक्स का क्वेश्चन आएगा डिस्कशन वाला. बाकी सब लर्न करने वाले ही क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में. नेक्स्ट, 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन. अगर 70% की बात करें तो वो प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज्ड है. नेक्स्ट, अब देखो ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स पे है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारा उस पे. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड का वो फर्म इज. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा डिमांड का वैसे बनता है ना, D इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर, है ना. एंड प्राइस चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी चेंज होती है. तो आंसर हो जाएगा A, हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज. माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न. यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो डिक्रीजिंग रिटर्न में एवरेज प्रोडक्शन इज नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. मार्जिनल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, ये सही है. मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव, वो भी नहीं होता क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न बोला है, नेगेटिव रिटर्न नहीं बोला है. बोथ A एंड B, तो आंसर हो जाएगा B, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्शन भी डिक्रीज करता है और नेगेटिव रिटर्न में वो नेगेटिव होगा. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट, utmost good faith, indemnity or all of the above, but obvious all of the above. When more than one fire insurance policy is taken to cover the same risk, तो इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, एवरेज पॉलिसी. बट ऑब्वियस डबल इंश्योरेंस. डबल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक ही गुड्स पे या एक ही आइटम के लिए दो जगह से आपने इंश्योरेंस कराया है, तो ऐसी इंश्योरेंस को हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो ये कहाँ अप्लाई करता है? ओनली लाइफ इंश्योरेंस, ओनली मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस और ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस. बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा D,
ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन को लॉस हुआ है हम उसको वापस उसी सिचुएशन में ला करके रखते हैं कि उसकी लॉस की रिकवरी हो जाए। मतलब अगर इफ़ इन केस उसको किसी भी प्रोडक्ट का लॉस हुआ या लाइफ का लॉस हुआ तो एटलीस्ट हम उनको इतना पे करते हैं कि वो वापस से सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो सिंपली इसका मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी असर्ट्स दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ लॉस इंश्योर्ड शैल बी पुट बैक इनटू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही यूज्ड टू ऑक्यूपाई इमीडिएटली बिफोर द लॉस। लॉस के पहले जिस फाइनेंशियल पोजीशन में वो था उसी फाइनेंशियल पोजीशन में उसको ला करके वापस खड़ा करना। तो ये तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल होता है, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का हो, मरीन इंश्योरेंस का हो, फायर इंश्योरेंस का हो या किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो। वहाँ पे अब लाइफ इंश्योरेंस में बट ऑफिस आप किसी की लाइफ तो नहीं रिटर्न कर सकते, बट आप कुछ ना कुछ अमाउंट फाइनेंशियली उनको उतना स्ट्रॉन्ग करते हो। तो यहाँ हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सरेंडर वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि सरेंडर कौन सी पॉलिसी को हम सरेंडर कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा बाकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनकी बात करें तो वहाँ सरेंडर जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अगर लॉस हुआ तो पैसा मिलेगा, लॉस नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फर्नीचर वर्थ 20,000 इज इंश्योर्ड फॉर 40,000 इफ इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर द इंश्योरर इज लाइबल टू पे। अगर 20,000 का था तो उसको कितना मिलने वाला है? 20,000 मिलेगा, दैट इज 20,000 द अमाउंट ऑफ लॉस। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ शिप इज सो डैमेज्ड दैट द कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल एक्सीड इट्स वैल्यू। मतलब शिप इतनी ज़्यादा डैमेज है कि अगर हम उसको रिपेयर कराने जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। क्लियर? Next, it is necessary to show correct date of birth in life insurance proposal according to the following principle। किस प्रिंसिपल की वजह से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट दिखाना पड़ता है इन लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल? बट ऑफ इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें प्रॉपर एंड करेक्ट डिक्लेयर करनी पड़ती है। क्लियर? तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज बी 10%। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग शुड बी गिवन विद इन। अगर यह नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होता तो 21 डेज का टाइम पीरियड होता है जर्नल मीटिंग के लिए, बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में 14 डेज का टाइम पीरियड अलाउ होता है। दैट इज विद इन 14 डेज आपको नोटिस देनी होगी ऑफ जर्नल मीटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। अब यहाँ क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ये चारों क्लॉज हैं उनमें से कौन सा क्लॉज ऑल्टर नहीं किया जाता या किया जा सकता? तो बेसिकली लायबिलिटी क्लॉज को हम ऑल्टर्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, इसके लिए एक्सेप्शन है, दैट विद द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं अगर सबके सब रिटन कंसेंट दें तब तो लायबिलिटी क्लॉज ऑल्टर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आंसर होगा डी। अब ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो कंपनी लॉ के हैं ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग किसके डील करें? कंपनी लॉ के, तो कंपनी लॉ भी कवर कर लिया। मेन मे कम एंड मेन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट, तो बट ऑब्वियसली किसकी वजह से? परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि कंपनी को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए माना जाता है कोई आए या कोई जाए इसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट, विच कंपनी इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर? रजिस्टर्ड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट, डैश कैपिटल मीन्स कैपिटल मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन से कैपिटल होंगे? बेसिकली जो तुम्हारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है उसके बारे में मेमोरेंडम में लिखा जाता है कि मैक्सिमम एक कंपनी कितने शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। तो चाहे ऑथराइज शेयर कैपिटल कह लो चाहे नॉमिनल शेयर कैपिटल कह लो, दैट इज डी। अब देखो हम लोग आ गए बिजनेस मैनेजमेंट पे। द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल, दैट इज बी। नेक्स्ट, plans made in the light of a competitor's plan are known as policies, budgets, rules or strategies, but obviously strategies. Next, which of the following skill is equally important at all levels of organizational management? Conceptual, design, human, technical, but obvious conceptual.
द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल प्रोसेस। अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें, वो भी किसकी बात करें, कंट्रोल प्रोसेस की, तो स्टेप हम लोग को लर्न होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप होता है कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दैट इज एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दैट इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड सेट किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस की, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दैट इज थर्ड। एंड अगर इसमें कोई लूप होल है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, 4। तो देखो इस सीक्वेंस में कहा दिया है, 2 3 4 1 की सीक्वेंस में दिया है, आंसर बी। नेक्स्ट, द फंक्शन विच डिटरमाइंस अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब डिसाइड होता है इन प्लानिंग। हु प्रोपाउंडेड थ्योरी जेड, विलियम मुची। अब देखो टैक्स के भी एक दो क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ, किस एक्सटेंट तक अलाउ होती है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब देखो कैपिटल एसेट की बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, पर्सनल एसेट की। तो पर्सनल एसेट पे ही हमारा कैपिटल गेन अप्लाई होता है, क्योंकि हम उसी को कैपिटल एसेट मानते हैं। तो इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है, गुडविल कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, क्योंकि वो दिल्ली में है, बट स्टॉक एंड ट्रेड ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, सम ऑफ हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। अब हेड ऑफ इनकम कौन कौन सी है, पहली है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है सैलरी, फिर क्या थी, प्रॉफिट, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड लास्ट क्या था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांचों हेड को जब हम लोग टोटल करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ए। नेक्स्ट, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least। अगर आप जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हो तो अगर आप कम से कम 60 दिन भी इंडिया में रह जाओ ना तो आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। बट बाकी केसेस में कितने दिन कम से कम रहना होता है, 182 डेज। ये एक्सेप्शन है कि अगर आप जॉब करने बाहर जा रहे हो तो आपको सिर्फ 60 दिन ही रहने की ज़रूरत है कम से कम, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ना कमिटेड पेंशन पे टैक्स देना है, ना ग्रेचुटी पे देना है, ना इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव पे, दैट इज डी। ऑल ऑफ दीज सब पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी पे भी आपको टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन इनकम टैक्स के ही चल रहे हैं। द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है, एनुअल वैल्यू, दैट इज टी। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड और फॉर सेट ऑफ, अगर अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन की बात करें तो आप अनलिमिटेड ईयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेट ऑफ के लिए, दैट इज डी, अनस्पेसिफाइड पीरियड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है, कैपिटल एसेट पे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। बट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को हमने एग्जेम्प्ट किया, जैसे स्टॉक एंड ट्रेड को एग्जेम्प्ट किया, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 भी एग्जेम्प्ट है, एंड 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 भी एग्जेम्प्ट है। तो ये सारे के सारे आपके कैपिटल एसेट हैं, बट इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, टोटल इनकम ऑफ राम जिसकी एज 50 ईयर्स है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन तब माना जाता है जब उसकी एज 60 से ऊपर होती। फॉर द असेसमेंट इज 17-18 इज 4 लाख, ही विल पे टैक्स। अब देखो 17-18 की बात किया तो हम उसी साल का रेट अप्लाई करें कि अप टू 2,50,000 क्या है, निल, एंड उसके बाद अप टू 5 लाख, मतलब 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना लगना है, 10%। तो 4 लाख में 2.5 लाख अगर एग्जेम्प्ट है तो 1.5 लाख पे कितना लगेगा, 10%, दैट इज 15,000, और प्लस 3% लगेगा किसका, सेस का, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, तो आंसर हो जाएगा ए, 15,450। बट आप लोग अभी करंट ईयर का पढ़ करके जाना, ना कि 17-18 का, क्योंकि अब एग्जाम में 17-18 का नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, डी वैल्यूएशन मीन्स, अब देखो डी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी फॉरेन करेंसी से तो वहाँ डेप्रिशिएट होगी किसकी करेंसी, हमारी करेंसी। द devaluation means that there is a fall in the value of currency, fall in valuation of the essentials in economy,
डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, कई बार लोगों को लगता है कि डिवैल्यूएशन मतलब डेप्रिसिएशन भी होता है, बट हम लोग डिवैल्यूएशन जनरली यूज करते हैं फॉर फॉरेन करेंसी। इंक्रीज इन द करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, और रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, डी करेक्ट आंसर है। रीजन बीइंग डिवैल्यूएशन मतलब क्या कि जब हमारी करेंसी कंपैरेटिवली किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में फॉल करती है। क्लियर? तो डिवैल्यूएशन का मतलब है दैट देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, फॉल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। नेक्स्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स, तो देखो रेट ऑफ एक्सचेंज भी फॉरेन करेंसी के लिए ही बोला जाता है कि जैसे रुपीज़ और डॉलर है तो इनका आपस में किस फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है। जैसे अगर $1 की वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्स 70 रुपीज़ अभी चल रहा है, तो ये क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, the price of money, the rate prevailing in the exchange bank or the unique rate, but obviously the rate prevailing in the exchange bank, कि exchange bank में जो rate available है कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 70 रुपीज़, यही तो rate of exchange है। तो आंसर हो जाएगा C। An auditor may be appointed as auditor for maximum 20 companies. Next, which of the following organization or institution releases World Investment Report annually? C, UNCTAD, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से रिपीट करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, हम सबको पता है 1 जुलाई 2017, दैट इज सी। नेक्स्ट, अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज लीगली कंसिडर्ड एज, अगर देखा जाए वैसे तो वो सर्वेंट भी होता है, एजेंट भी होता है और ऑफिसर भी होता है, बट अगर लीगली कंसिडर्ड की बात करें मतलब लीगली उसको क्या माना जाता है, कंपनी का ऑफिसर, दैट इज सी। अब देखो यहाँ हम लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर जो 2019 एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है उसका हमने डिस्कशन कर लिया, और इसी सेम पेपर पैटर्न पे हमारा 2020 का भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम कवर करेगा। तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि बीकॉम में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप उसको एक बार थॉरली पढ़ लो, सो दैट एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो। तो बीकॉम का पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, आपके लिए हर ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी बेसिस पे जो सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं वो है अकाउंट्स, मनी बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, ये सारे एंड ऑडिट, ये सारे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स, ये सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखो, और बाकी फिर जो सब्जेक्ट्स बचेंगे वो भी आप रिविजन कर लेना। क्लियर? एमकॉम की प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए थे, एंड बहुत सारे हमने एमसीक्यूज़ और भी अपलोड किए हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्स, इन सब के हमने एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बेसिकली वो सीएमए फाउंडेशन के नाम से हमने अपलोड की है, बट वो सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है। तो सबकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एंड एट लास्ट इस पेपर का जो PDF है उसका हैंडआउट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आज के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।